वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। देखो, वैसे तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूं कि आप जो भी मैं बोलूं उस स्टॉक में जाएं, आप एंट्री लें एग्जिट लें। मैं आपको अपना ओपिनियन शेयर करता हूँ। आपकी मर्ज़ी, आपको स्टॉक में एंट्री एग्जिट होल्ड करना है या नहीं करना है। आप किसी भी स्टॉक में जाएँ, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें। अगर आपके पास फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है तो आप खुद से रिसर्च करें। अगर आपको जब भी कुछ नहीं समझ आ रहा है फिर आप मुझे कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने की। लेकिन ऐसे ही किसी के कहने पर या एक हेडलाइन पढ़ने पर आपको किसी भी स्टॉक में एंट्री एग्जिट नहीं करना है। पहले उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च करनी है, उसके बाद ही आपको डिसीजन लेना है। आज मैं जिस स्टॉक के बारे में बात करूँ, अगर आपके पास ये स्टॉक है तो कॉमेंट करके ज़रूर से बताना, जिसका नाम है जेंसॉल इंजीनियरिंग लिमिटेड। 570 रुपये के आसपास स्टॉक का प्राइस है। आप देखेंगे पिछले एक महीने में ये स्टॉक लगभग 17% टूट चुका है, और वहीं 6 महीने की परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो लगभग 40% टूट चुका है, और पिछले एक साल में ये स्टॉक 54% टूट चुका है। मतलब आप देख रहे हो सीधा सीधा हमें यहाँ पर ट्रेंड क्या नज़र आ रहा है, सीधा सीधा डाउन ट्रेंड नज़र आ रहा है। भाई स्टॉक में 50% डिस्काउंट कोई छोटी बात तो है नहीं। हाँ, ये बात अलग है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर इसको अपॉर्चुनिटी समझेंगे एज ए इन्वेस्टर। ठीक है, ट्रेडर क्या होता है ना, ट्रेडर को तो मौका चाहिए, चाहे गिरावट हो चाहे तेजी हो। उसको जहां पर मौका मिलेगा, जहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस इंडिकेटर बाय रिकमेंड करेंगे, वो वहां पर प्रॉफिट लेके निकल जाएगा। बट एज ए इन्वेस्टर अगर आपको कोई अच्छा स्टॉक डिस्काउंट पर मिल रहा है तो वहां पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उस स्टॉक की तरफ जाते हैं और उस स्टॉक में एंट्री लेते हैं। अब मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप इस स्टॉक में जाइए नहीं जाइए, लेकिन अगर आपको कोई स्टॉक में लगता है कि ये स्टॉक फोकस में रहना चाहिए तो आप उसको वॉच लिस्ट में रख लीजिएगा। आप एंट्री ना लें कोई बात नहीं, लेकिन वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिएगा। अब ये स्टॉक में कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं देखो, ये सबसे पहली चीज़, ये जो स्टॉक है एक स्मॉल कैप का स्टॉक है। तो स्मॉल कैप का स्टॉक का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है ना, वो यही होता है कि वो बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। हालांकि इसमें अच्छी बात ये होती है कि जितने ज़्यादा ये रिस्की हैं उतने ही हाई रिटर्न देने के इसके चांसेस होते हैं। अब हमने एक साल का चार्ट तो देखा ही, यहाँ पर पिछले 5 साल के चार्ट की अगर आप बात करेंगे तो ये चार्ट यहाँ पर एडजस्ट नहीं हुआ है बोनस वगैरह के वास्ते। तो ये अभी मैं आपको टेक्निकल चार्ट पर चलकर दिखाऊंगा। तो मैंने आपको क्या बताया, ये स्मॉल कैप कंपनी है। स्मॉल कैप कंपनी की खासियत ये होती है, इनके पास मार्केट शेयर को एक्वायर करने के लिए बहुत बड़ा मार्केट प्लेस होता है। अगर ये चाहें, देखो भाई ये तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरीके से काम कर रही है, अपना जो बिजनेस है किस तरीके से एक्सपेंड कर रही है, अपने कस्टमर्स को किस तरीके से अपनी सर्विस प्रोवाइड करिए जिसकी वजह से उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स आएँ। तो ये तो कंपनी का रोल होता है, लेकिन इनके पास एक मार्केट शेयर एक्वायर करने के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। और बहुत सारी स्मॉल कैप कंपनीज ऐसी होती हैं जो बहुत कम समय में बहुत बड़ी बन जाती हैं, और जिसका सीधा सीधा फ़ायदा किसको मिलता है, जिन लोगों ने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया होता है, चाहे वो स्टॉक के थ्रू या किसी भी थ्रू हो, उनको फ़ायदा होता है। मतलब कुल मिला के अगर मैं आपको बताऊं, इसके पास वाकई में एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर करना बाकी है। अब ये करेगी नहीं करेगी वो तो एक अलग चीज़ है, वो तो टाइम बताएगा। बट इसमें कुछ चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी भी नज़र आई हैं। हाँ देखो, जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो प्रोज इसके कम है, कॉन्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले हैं। जिसमें सबसे जो नेगेटिव कॉज है वो ये है, प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है उसमें 81.7% के स्टॉक जो है वो प्लेज है। ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट हमें यहाँ पर देखने को मिला है। और उसमें भी अगर आप देखेंगे लास्ट 3 ईयर में इस कंपनी ने अपना लगभग 8.25% के आसपास के स्टेक को घटाया है। ये भी एक नेगेटिव पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मार्च 2017 में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट सिर्फ 1 करोड़ हुआ करता था, जो आज की डेट में फाइनेंशियल ईयर 2025 में 87 करोड़ तक पहुंच गया। तो कंपनी ने इंप्रूवमेंट अच्छा किया है और कंटिन्यू अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ा रही है। सेल्स ग्रोथ इसकी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ती हुई नजर आई है। प्रॉफिट ग्रोथ भी इसकी शानदार है, और इसके स्टॉक प्राइस CAGR भी बहुत कमाल का है, बस लास्ट ईयर के छोड़ के। लास्ट ईयर का थोड़ा सा ख़राब देखने को मिला है, अदरवाइज रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है। देखो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, 2 चीज़ें देख लेना। स्टॉक प्राइस CAGR तो चलो फिर भी ठीक है, कंपनी अगर सेल अच्छी कर रही है, उसकी सेल्स अच्छी हो रही है और उस सेल्स के ऊपर वो प्रॉफिट भी अच्छा कर रही है, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी। याद रखना, ऐसा नहीं कि कंपनी पिछले 10 सालों से तो लॉस मेकिंग थी और अभी आके कंपनी ने प्रॉफिट बनाना शुरू कर दिया, नहीं, वो वाला चीज़ नहीं बोल रहा हूँ मैं। कंपनी अगर अपने सेल्स को और प्रॉफिट को कंटिन्यू इंक्रीज करी है पिछले 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, तो देखो वो कंपनी में इन्वेस्ट करना एक अच्छी चीज़ हो सकती है। हाँ, और भी चीज़ें देखनी होती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बस हमने सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देखा और स्टॉक में हम गिर गए, भाई इसको बाय कर लो, खरीद लो, ये कर देगा वो कर देगा, नहीं, इन चीज़ों में भी नहीं पड़ना है। लेकिन ये एक सबसे पॉजिटिव फैक्टर होता है। कंपनी अगर सेल्स कर रही है, प्रॉफिट बना रही है, तो सीधी सी बात है कंपनी लंबे समय तक चलेगी। अगर कंपनी सेल्स ही नहीं हो रही है, उसकी प्रॉफिट ही नहीं बना पा रही, तो कंपनी चल कहाँ पाएगी। सबसे मेन रोल तो यही होता है।
उसके ऊपर जो दूसरा नेगेटिव पॉइंट होता है वो होता है डेट, यानी कि कर्ज। कंपनी के ऊपर कर्ज तो नहीं बढ़ रहा है, इसके ऊपर कर्ज है लगभग 1400 करोड़ के आसपास का, लेकिन आप देखोगे तो इसने मेंटेन किया हुआ है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं। हालांकि मार्केट कैप के अकॉर्डिंग अभी भी ज्यादा है, बट इसने मेंटेन किया हुआ है। लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे मार्च 2024 में 1510 करोड़ का इसके ऊपर डेट था, जो भी घटकर 1372 करोड़ का है। इसके अलावा डेट इसमें थोड़ा सा ज्यादा है कंपनी के हिसाब से, अगर हम इसका कंपेयर करें रिजर्व्स और कैश फ्लो के हिसाब से, फिक्स्ड एसेट के हिसाब से, तो थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन चलो फिर भी कुछ ना कुछ तो नेगेटिव पॉइंट रहेंगे। मैंने आपको कहा था ना, कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं इसमें, जिसमें एक डेट है। पर अच्छी बात यह है कि ये अपने रिजर्व्स को भी कंटिन्यू धीरे धीरे करके बढ़ा रही है। अब नेगेटिव बात क्या है कि फिक्स्ड एसेट इसके बढ़ते हुए तो नजर आ रहे थे, बट इस बार मार्च 2024 के कंपैरिजन में सितंबर 2024 में अगर आप देखेंगे तो 723 करोड़ से इसके फिक्स्ड एसेट घटकर जो है वो 257 करोड़ रह गए। ये थोड़ा सा इसमें नेगेटिव पॉइंट देखने को मिला है। मैंने आपको हमेशा बोला है, आपको किसी भी स्टॉक में एंट्री लेनी है तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट को यहां पर कवर करना है और उसके बाद कंपैरिजन करना है हमको क्या चांसेस नजर आते हैं। ऐसा नहीं है, कोई भी स्टॉक हो उसके पॉजिटिव पॉइंट भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे, हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बस का डेट वाला जो थोड़ा सा मुझे ज़्यादा नेगेटिव नजर आया है, चलो फिक्स्ड एसेट फिर भी ठीक है, हो सकता है अगली बार बढ़ जाए, बट डेट को थोड़ा कम करना इसके लिए ज़रूरी है, ये नेगेटिव पॉइंट है। इसके अलावा जो हमारा मेन शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें आप देखेंगे, एक तो प्रमोटर्स जो मार्च 2022 में 71.17% का स्टेक रखते थे, वो अभी घटकर 62.66 पर आ गए हैं। तो चलो कोई बात नहीं, अभी भी 60% से तो ज़्यादा ही कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रॉब्लम यह है इसका भाई 81.7% स्टॉक प्लेज है प्रमोटर का, ये है नेगेटिव पॉइंट। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखोगे एफआई का स्टेक, सितंबर 2024 में एफआई का स्टेक 2.30% था, जो अभी घटकर सिर्फ 6.63% रह गया है। मतलब देख रहे हो आप यहाँ पर ऑलमोस्ट 0.25% के आसपास एफआई ने स्टेक को घटाया और डीआई तो पूरी तरीके से जीरो हो चुका है। ये है इसमें थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट। तो आपने देखा यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट क्या है, शेयर होल्डिंग पैटर्न में जहां पर प्रोमोटर्स की होल्डिंग तो घटी है और उसमें भी स्टॉक काफी ज्यादा प्लेज है, यहाँ पर एफआई ने स्टेक को कम किया और डीआई भी यहाँ पर पूरी तरीके से जीरो हो चुका है। हालांकि अच्छी बात क्या है कि इसी क्वार्टर में, सितंबर के क्वार्टर में अगर आप कंपेयर करोगे दिसंबर 2024 में, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने अपने स्टेक को बढ़ाया 1.37%, बट इसका मुझे कोई इतना बड़ा रोल नजर नहीं आता है। बाकी का 35% जो है पब्लिक के पास है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ा सा हमें यहाँ पर नेगेटिव देखने को मिला है। बैलेंस शीट में इसके डेट को लेकर हमें थोड़ी सी नेगेटिविटी देखने को मिली है। बाकी तो अगर हम सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, सीएजीआर, बस लास्ट ईयर को छोड़ के रिटर्न इक्विटी सब कुछ देखें, सब कुछ हमें ठीक ठाक देखने को मिला है। कोई इतना बड़ा इशू नहीं, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है। तो अब हमें इस स्टॉक में ओवरऑल क्या करना चाहिए, अब एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं एक बार वो भी देख लेते हैं। मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर आप यहाँ पर नाम पढ़ सकते हैं, जेंसॉल इंजीनियरिंग लिमिटेड। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले एक्सपर्ट्स का ओपिनियन हमें यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, क्योंकि किसी भी एक्सपर्ट्स ने इसको भी फोकस नहीं किया। हालांकि कुछ नहीं किया, बट मनी कंट्रोल की वेबसाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी एक्सपर्ट्स ने अपने एनालिसिस यहाँ पर नहीं दिए। लेकिन पब्लिक क्या कहती है, पब्लिक के ओपिनियन पर अगर आप आएंगे तो 100% बाइंग देखने को हमें यहाँ पर मिल रहा है। और 100% बाइंग अगर पब्लिक यहाँ पर बोल रही है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। अब जरा टेक्निकल क्या कहता है वो भी देख लो। देखो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा चार्ट को जूम आउट किया हुआ है। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो शॉर्ट टर्म में या मिड टर्म में इस स्टॉक में डाउन ट्रेंड है, और मैं हमेशा आपको बोलता हूं ट्रेंड को फॉलो करना जरूरी है। अगर आप किसी स्टॉक में जा रहे हो, अगर आप एज ए इन्वेस्टर अगले 5 साल 10 साल का व्यू रखते हो, तो फिर तो आपको ट्रेंड को फॉलो नहीं करना है। फिर आपको देखना है कि स्टॉक अगर नीचे आ रहा है तो अपने सपोर्ट से कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ से रिकवरी होगी तो आने वाले 5 साल में ये स्टॉक किस तरीके से जाएगा, हमें मतलब इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखनी पड़ेगी। अब यहाँ पर ये स्टॉक की अगर आप हाई की बात करोगे तो 1300 लगभग 80 रुपए के आसपास से अभी ये स्टॉक 566 पर आ चुका है। आप देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त तरीके से गिरा है स्टॉक। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने हाई लेवल पर बाई कर रखा होगा, वो क्या करें, अगर आपने हाई लेवल पर बाई कर रखा है, अगर आपकी कैपेसिटी है तो एवरेज कर लीजिएगा। लेकिन इस स्टॉक में सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म का पर्पस अगर आपका है तो आप इस स्टॉक में जाना। अदरवाइज मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आपको इस स्टॉक से दूरी बना के रखने में ही फायदा है। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत हूँ, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला है आप किसी भी स्टॉक में जाए मेरे कहने पे, किसी के कहने पर, या एक आर्टिकल देखने पर ना जाए, उसकी थोड़ी सी रिसर्च कीजिएगा। यहाँ से स्टॉक में अगर गिरावट नहीं भी आती है तो कंसोलिडेशन मोड चलने के चांसेस हैं। इसीलिए अगर आप यहाँ पर स्विंग ट्रेड के चक्कर में फंसोगे, शॉर्ट टर्म के चक्कर में फंसोगे, तो आप यहाँ पर सोचोगे यार अब तेजी आएगी, अब तेजी आएगी, और ये स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेट चलता रहेगा। और कंसोलिडेशन मोड भाई 1 महीने भी चल सकता है, 10 दिन भी चल सकता है, और हो सकता है 6 महीने तक भी चले, कुछ नहीं कहा जा सकता कंसोलिडेशन मोड का। तो इसीलिए यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए तो कोई मौका बन ही नहीं रहा है। यहाँ पर अगर आपको एंट्री लेना है भी, अगर आप सोच भी रहे हैं, तो सिर्फ लॉन्ग टर्म के पर्पज से रखना। और फ्रेश एंट्री आप ले रहे हो तो याद रखना स्मॉल कैप का स्टॉक है, यहाँ पर रिस्क काफी ज्यादा रहने वाला है। देख लो आप यहाँ पर
2153 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, तो कितना ज़्यादा रिस्की स्टॉक है, स्मॉल कैप है। और फिर दूसरी चीज़ आप देख ही चुके हो भाई, जो स्टॉक इतना ज़बरदस्त तरीके से गिर सकता है, लगभग 60-70% तक भी टूट सकता है, तो कितना रिस्की हो सकता है वो आप समझिएगा इस चीज़ को। बाकी आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में, ये स्टॉक यहाँ से कंसोलिडेट चलेगा, रिकवरी होगी, या स्टॉक अभी और नीचे जाएगा? अपना ओपिनियन जरूर से शेयर करना। और आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में, किसी के पास ये स्टॉक है वो प्रॉफिट में हो, लॉस में हो, कुछ भी हो, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट होता है तो भी कमेंट करना, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिल जाएगा। और इस तरह की डेली अपडेट के लिए शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरह की एक और जबरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।